हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है पावर शेयरिंग क्या होता है। श्रीलंका का केस स्टडी हमने समझ लिया, बेल्जियम का केस स्टडी हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। और इन सभी केस स्टडी को समझने के बाद में एक चीज़ तो बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है कि अगर हम पावर को शेयर करेंगे तो सोशल इक्वालिटी, सोशल हार्मोनी, ब्रदरहुड आएगा हमारे देश में। और अगर हम पावर को शेयर नहीं करेंगे तो एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन और सिविल वॉर जैसा सिचुएशन इमर्ज हो जाएगा, जैसा हमने श्रीलंका में देखा था, है ना। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आगे आप देख पाएंगे एक यहाँ पर गाड़ी आपको दिखाई दे रही है, लेकिन इस गाड़ी में एक बहुत ही यूनिक चीज़ है, एक बहुत ही अलग चीज़ है। यहाँ पर आप देखिएगा, एक ड्राइवर नहीं, दो ड्राइवर का जगह यहाँ पर दिया हुआ है। तो दोस्तों, ये कहाँ का गाड़ी है? ये जर्मन गवर्नमेंट की गाड़ी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने दर्शाया है कि दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो एक दूसरे के काफ़ी बड़े राइवल्स हैं, एक दूसरे के दुश्मन आप कह सकते हैं, जैसे हमारे देश में है ना, दुश्मन तो नहीं कहेंगे, राइवल्स विल बी द परफेक्ट वर्ड, कि हमारे देश में जैसे बीजेपी और कांग्रेस है। आप इमेजिन करिए कि अगर बीजेपी और कांग्रेस आपस में सरकार बना ले तो ये तो करिश्मा ही हो जाएगा। तो वैसे ही कुछ जर्मनी में हुआ कि जर्मन की दो बहुत ही बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज जो आपस में धुर विरोधी हैं, अपोजिशन फिलॉसफी वाले पॉलिटिकल पार्टी हैं, तो उन्होंने 2005 में मेजोरिटी ना मिलने के कारण आपस में गठबंधन करके, आपस में अलाई करके, आपस में एक दूसरे का सपोर्ट करके सरकार बना लिया। और काफ़ी सक्सेसफुल तरीके से उन्होंने अपने देश के इस गवर्नमेंट को रन किया, जो अपने आप में काफ़ी बड़ा करिश्मा था, है ना। और हालांकि बीच बीच में काफ़ी उनके बीच में पॉलिसीज़ को लेके कॉन्फ्लिक्ट हुआ, लेकिन अंत में उन्होंने सक्सेसफुल तरीके से अपने देश की इस सरकार को चला लिया। ये कब की बात है? 2005 की बात है। इन पॉलिटिकल पार्टीज का नाम क्या है? जर्मनीज ग्रैंड कोलिशन गवर्नमेंट इसको कहा जाता है। और इन पॉलिटिकल पार्टीज का नाम है क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन, पहले पॉलिटिकल का नाम है, और दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का नाम है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। ओके, तो ये दर्शाता है कि अगर हम पावर को शेयर करें तो बड़ा सा बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज को भी बहुत ही अच्छे तरीके से किया जा सकता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पावर शेयरिंग के दो रीजंस दिए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रूडेंशियल एंड मोरल। क्या कहा जाता है? प्रूडेंशियल एंड मोरल। तो प्रूडेंशियल मतलब होता है ज्यादा प्रैक्टिकल, एंड मोरल मतलब होता है जिसमें हम वैल्यू एंड इमोशंस की बात करते हैं, है ना। तो यहां पर आगे बढ़ते हैं। दोनों ही जो रीजंस हैं उसके बीच का जो डिफरेंस है वो हम यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, प्रूडेंशियल यहाँ पर बात करता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की। और ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्यों आता है? क्योंकि अगर हम पावर को शेयर करते हैं तो देश में किसी तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, क्योंकि सभी के पास पावर है, सभी पावर एंजॉय कर रहे हैं, तो कोई किसी से क्यों झगड़ा करेगा, है ना। तो चूंकि कोई झगड़ा नहीं तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यहाँ पर बहुत अच्छे से बनती है। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगा, लोग बाग बहुत अच्छे से सोशल हार्मोनी के साथ में रहेंगे, तो डेफिनेटली हमारे देश का जो परफॉर्मेंस है, हमारे देश का जो आउटकम है, वो डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। और इससे हमारे देश की नेशनल यूनिटी बढ़ेगी, क्योंकि सभी लोग खुश हैं, आपस में एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, इसलिए नेशनल यूनिटी बढ़ेगी। और इससे आपस में विश्वास बढ़ेगा, जिसको हम कहते हैं इंटीग्रिटी, है ना। सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ द प्रूडेंशियल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। इसमें एक जो है दोस्तों प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे हमारे देश में हम रिजर्वेशन पॉलिसी को फॉलो करते हैं, कुछ कम्युनिटीज़ के लिए हम लोग सीट्स को रिजर्व करते हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? आपका प्रूडेंशियल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग का एग्जाम्पल हो जाएगा। उसी तरीके से हम मोरल का यहाँ पर देखते हैं। तो मोरल जिसमें वैल्यूज की बात की जाती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। व्हाट इज द मोरल वन? ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी की आत्मा है। तो मैं इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। डेमोक्रेसी में अगर आप पावर को शेयर नहीं करेंगे तो उस सिस्टम को आप डेमोक्रेसी कह ही नहीं सकते। फॉर एग्जांपल चाइना में एक पॉलिटिकल पार्टी, दैट इज चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है, वही सभी पावर को होल्ड करती है। तो इसलिए हम चाइना को डेमोक्रेटिक कंट्री बोल ही नहीं सकते, है ना। जबकि भारत में आप देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, इतने सारे ऑर्गन्स, इतने सारे इंस्टीट्यूशंस, इतने सारे गवर्नमेंट्स के बीच में हम पावर को शेयर करते हैं। इसीलिए हमारा देश एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक कंट्री है दोस्तों, है ना। तो डेमोक्रेसी
पावर शेयरिंग होना ज़रूरी है डेमोक्रेसी में। क्या होना बहुत ज़रूरी है? पावर शेयरिंग। अगर पावर शेयरिंग नहीं होगा तो वो ट्रूली डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहलाएगा, है ना। दैट इज़ वाई वी आर कॉलिंग हियर एज इट इज़ अ ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग इज़ द ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। आगे बढ़ते हैं। अगर हम पावर को शेयर करते हैं तो एक अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और लेजिटिमेसी भी आती है। लेजिटिमेसी का मतलब होता है लीगल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो कि सभी टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करके बनता है, जिसकी एक लीगल एंटिटी होती है दोस्तों, है ना। अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है आंसरेबिलिटी, कि हम जो भी क्वेश्चन आ रहा है सरकार के पास में जनता के द्वारा, तो सरकार उसका रिप्लाई करेगी, उसका आंसर देगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है कि जो भी चैलेंज आएगा देश में, उसको कौन हैंडल करेगा, कौन उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, उस देश की सरकार उस चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी दोस्तों, है ना। तो यहीं से आता है अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और लेजिटिमेसी। इस सभी चीजों से क्या इंप्रूव हो रहा है? वैल्यू इंप्रूव हो रहा है दोस्तों। इसीलिए हमने इसको किस में रखा है? मोरल वाले ग्रुप में रखा हुआ है। इसके बाद आता है पॉपुलर पार्टिसिपेशन फ्रॉम पीपल। अब देखिए, जो देश का जो सिटीजन है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम में जहां पर पावर शेयरिंग हो रही है, अपने देश के पॉलिसीज को, देश की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकता है और अपने ओपिनियन को शेयर कर सकता है। तो ये भी किस में आ रहा है दोस्तों? पावर मोरल वाले ग्रुप में आ रहा है, क्योंकि यहां पर भी कहीं ना कहीं आप वैल्यू एडिशन कर रहे हो, लोगों को और ज्यादा एम्पावर करके, लोगों के पार्टिसिपेशन को और ज्यादा बढ़ाकर, है ना। और एक लास्ट में यहां पर आता है डिसेंट्रलाइजेशन, कि हम लोग पावर को और भी ज्यादा डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूं, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब से लेकर 1992 तक हमारे देश में सिर्फ 2 ही लेवल के गवर्नमेंट थे, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन 1992 में हमको लगा कि पॉपुलेशन बहुत तेजी के साथ में बढ़ रहा है और हमारा जो देश है उसमें लास्ट पर्सन तक पहुंचने के लिए एक और गवर्नमेंट की जरूरत है। इसलिए हमने 1992 में लोकल गवर्नमेंट बनाया और हमने पावर को और भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट किया। इसी डिस्ट्रीब्यूशन को ही हम क्या कहते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं दोस्तों। ओके, तो आई होप कि प्रूडेंशियल और मोरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, आता है एग्जामिनेशन में, है ना। अब मैं आपको आगे नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें प्रीवियस ईयर जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के, उसको मैं बताऊंगा। उसमें भी ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर देख सकते हैं दोस्तों, है ना। तो यहां पर प्रूडेंशियल शब्द का मतलब बताया गया है बेस्ड ऑन प्रूडेंस और ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस, है ना। तो प्रूडेंशियल मतलब क्या होता है? आप कैलकुलेट करते हैं बहुत बारीकी से कितना मुनाफा होगा, कितना नुकसान होगा, मतलब ये बेसिकली एक प्रैक्टिकल अप्रोच है दोस्तों, है ना। प्रूडेंशियल डिसीजंस आर यूजुअली कॉन्ट्रास्टेड विद डिसीजंस बेस्ड प्योरली ऑन मोरल कंसिडरेशंस। तो कई बार जो प्रूडेंशियल डिसीजंस होते हैं, प्रैक्टिकल डिसीजंस होते हैं, वो कई बार मोरल डिसीजंस के अगेंस्ट में होते हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा आप अच्छे से देखते हैं आगे इसको। प्रूडेंशियल, है ना, यहाँ पर आप देखिएगा ये जो प्रूडेंशियल बहुत अच्छे से बताया गया यहाँ पर। प्रूडेंशियल रीजंस स्ट्रेस दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, पावर शेयरिंग क्या करेगा? बेटर आउटकम लेके आएगा। मोरल रीजन एम्फेसाइज द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल, है ना। तो बहुत सिंपल सी बात है, प्रूडेंशियल से जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छे से आएगा, आउटकम बहुत अच्छा बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी बढ़ेगी गवर्नमेंट की। और जो मोरल रीजन है वो किसको हाईलाइट कर रहा है? वैल्यूज को, जो हमारे देश की गवर्नमेंट में ने पूरा सिस्टम में यहाँ पर मेंटेन किया हुआ है थ्रू दी पावर शेयरिंग, है ना। आई होप दिस इज ऑल्सो वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है दोस्तों, इसको आप अच्छे से समझिएगा, है ना। देखिए क्या लिखा हुआ है? टायरनी ऑफ द मेजोरिटी इज नॉट जस्ट ऑपरेसिव फॉर द माइनॉरिटी, इट ऑफन ब्रिंग्स र्यून टू द मेजोरिटी एज वेल। मतलब जो मेजोरिटी अत्याचार करता है माइनॉरिटी के ऊपर, तो सिर्फ ये माइनॉरिटी के लिए गलत नहीं है, लॉन्ग टर्म में ये मेजोरिटी को भी बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाता है। जैसे हमने श्रीलंका में देखा, तो 1956 श्रीलंका में वहां का जो मेजोरिटी ग्रुप था सिन्हला, उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन किया माइनॉरिटी ग्रुप तमिल के ऊपर में बहुत ज्यादा। तो तमिल लोग 20 साल तक सहते रहे। लास्ट में उन्होंने अपना पॉलिटिकल पार्टी बनाया लिट्टे, और पूरे देश में हो गया दोस्तों सिविल वॉर, जिसमें मेजोरिटी ग्रुप से भी काफी लोगों की हत्याएं
हुई थी, है ना। तो ये इस बात का प्रूफ है कि स्टार्टिंग में तो हो सकता है आपको मेजोरिटी माइनॉरिटी करने में मजा आता हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये पूरे देश के लिए और मेजोरिटी के ग्रुप के लिए भी काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, जैसे हमने श्रीलंका में देखा। यहां पर दोस्तों जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है खलील्स डायलेमा, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी फनी स्टोरी है ये खलील्स डायलेमा, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे विक्रम बेताल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है दोस्तों बेताल साहब और ये हैं विक्रम जो गाड़ी चला रहे हैं, है ना। तो विक्रम बेताल का आप स्टोरी हमेशा सुनते होंगे, तो इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर एनसीईआरटी से देख लेते हैं, खलील्स डायलेमा। यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, तो ये जो खलील है ये लेबनान का एक नागरिक है, सिटीजन है, जो बेरेट रीजन में रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए ये जो खलील है ये कहाँ रहता है दोस्तों, लेबनान रीजन में रहता है ना। ये देखिए लेबनान रीजन में रहता है, जो वहाँ का कैपिटल है बेसिकली, वहाँ पर वो रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं, बेरेट कहते हैं। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। इनके जो मम्मी और पापा हैं वो एक अलग अलग कम्युनिटी से आते थे। बेसिकली पापा जो थे वो एक क्रिश्चियन, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कम्युनिटी से आती थी, और मदर जो है वो सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी से आती थी। जैसे आप जानते हैं इस्लाम में भी सुन्नी और सिया करके कई सारे ग्रुप्स होते हैं, तो वो कौन से ग्रुप से आती थी, सुन्नी मुस्लिम्स करके आती थी। और इस लेबनान में कई ग्रुप्स थे, तो इन ग्रुप्स के बीच में वैसे तो अच्छा बनता था, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा, इस जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, सिविल वॉर हो गया। कहाँ पर, लेबनान में, है ना, सिविल वॉर, जिसमें जो ये खलील है उनको अपने अंकल, उनके अंकल जी की भी क्या हो जाती है, वहाँ पर डेथ हो जाती है ना। तो इस सिविल वॉर के बाद में, जैसे सिविल वॉर खत्म होता है लेबनान का, तो वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो आपस में बैठते हैं और एक अलग तरीके का सॉल्यूशन निकालते हैं दोस्तों वहाँ का। तो वहाँ का सॉल्यूशन क्या होता है कि जो पर्टिकुलर लेबनान में अब प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर सभी एक अलग अलग कम्युनिटी से होगा। ऐसा जैसे भारत में होता है ना, भारत में ओपन इलेक्शन होता है, जिसको ज़्यादा मेजोरिटी मिलेगी वो प्राइम मिनिस्टर, वो चीफ मिनिस्टर, वो एमएलए, वो एमपी बन जाता है। लेकिन यहाँ पर अब ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर जो अब कंट्री का प्रेसिडेंट है वो एक कैथोलिक क्रिश्चियंस ही होगा, प्राइम मिनिस्टर जो है वो सुन्नी मुस्लिम ही होगा, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो है वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन ही होगा, और स्पीकर जो है वो शियाज मुस्लिम ही होगा। तो इस तरीके से काफ़ी एक अलग तरीके का वहाँ पर सॉल्यूशन निकल के आया, जो खलील को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। क्योंकि मान लीजिए खलील एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करता है और वो मान लो कि प्रेसिडेंट बनना चाहता है, तो उसको सिर्फ कैथोलिक क्रिश्चियन ग्रुप में है तभी वो प्रेसिडेंट बन सकता है। अगर मान लीजिए वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है तो वो पर्टिकुलर सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करेगा तभी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। तो खलील को ये जो पूरा सिस्टम है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि खलील खुद भी एक काफ़ी पॉलिटिकल प्रेजेंस रखता था लेबनान में, तो उसको ये सिस्टम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो डिमांड कर रहा था जैसे बाकी देशों में, जैसे भारत में होता है ओपन इलेक्शन, वैसा ही इलेक्शन लेबनान में भी होना चाहिए, है ना। तो ये खलील का डिमांड था। तो वैसी ही बात करते 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 ये जो विक्रम और बेताल है अपने एक स्टॉपेज में पहुंच जाते हैं, और वहां पर बेताल जो विक्रम से पूछता है कि अगर मान लो विक्रम तुमको हम बना देते हैं लेबनान का लीडर, और तुमको ये पावर दे देते हैं कि भाई तुम वहाँ के इस कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर सकते हो, इस पावर अरेंजमेंट में शेयर कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, तो तुम क्या चेंजेस करोगे? क्या तुम जैसे वहाँ का पुराना सिस्टम चला रहा है, प्राइम मिनिस्टर एक कम्युनिटी से, प्रेसिडेंट एक कम्युनिटी से, डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एक कम्युनिटी से, स्पीकर एक कम्युनिटी से, ऐसा सिस्टम तुम फॉलो करना चाहोगे जैसे पहले चलता था? या फिर जैसे खलील यहाँ पर डिमांड कर रहा है कि भारत जैसा ओपन सिस्टम होना चाहिए, जहाँ पर जिसको ज़्यादा वोट मिले वो वहाँ का लीडर बन जाए, जो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है वो प्राइम मिनिस्टर बने, यहाँ पर कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन ना हो, है ना। तो ऐसा तुम चाहते हो कि तुम्हारा कोई अलग एक सॉल्यूशन है ना। तो ये यहाँ पर डिमांड करते हैं, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, है ना। वुड यू अडॉप्ट द रेगुलर रूल्स फॉलोड एवरीवेयर एज खलील सजेस्ट, और स्टिक टू द ओल्ड रूल्स, और डू समथिंग एल्स? ये बेताल पूछते हैं किससे? विक्रम से। और वो एक और कंडीशन रख देते हैं कि विक्रम ने अगर आंसर जानते हुए भी आंसर नहीं किया तो उसकी गाड़ी को वो स्टार्ट ही नहीं होने देगा और वो आगे नहीं जा पाएगा। तो बेचारा जो विक्रम है वो काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस चुका है। तो दोस्तों
क्या विक्रम यहाँ पर रिप्लाई करेगा, क्या उसका आंसर होगा, ये अगर आप यहाँ पर उसको थोड़ा सा मदद करके कमेंट सेक्शन में बता पाएँ कि आप अगर विक्रम की जगह पे होते तो आप क्या सजेशन देते, ओल्ड रेजिमे वाला कि जो खलील डिमांड कर रहा था वो वाला, कि कुछ और अलग आप सॉल्यूशन करते। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना। इसके बाद दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं। खलील्स डायलेमा के बाद में जो नेक्स्ट है वो आता है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में आता ही है एग्जामिनेशन में। पर्टिकुलर सेपरेट टॉपिक के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्क्स में। तो बहुत अच्छे से इस पूरे टॉपिक को आप देखिएगा, समझिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सबसे पहला जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। क्या है दोस्तों, यहाँ पर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग हम लोग देख रहे हैं। इसमें सबसे पहला क्या है, वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। इसी वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग को हम बोलते हैं फेडरल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, है ना। सो फेडरल या फिर वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग दोनों एक ही चीज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हम लोग कर रहे हैं फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट टू लोकल गवर्नमेंट। म्यूनसिपैलिटी या फिर पंचायत को हम क्या कहते हैं, लोकल गवर्नमेंट कहते हैं दोस्तों, है ना। और इसको आप बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं सेकेंड चैप्टर में, जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का आपका सेकंड चैप्टर है, दैट इज कंप्लीटली ऑन दिस फेडरलिज्म ओनली। सो व्हाट इज द सेकंड चैप्टर ऑफ क्लास 10 डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, फेडरलिज्म, जो कि पूरे का पूरा इसी मॉडल पर आधारित है, जिसको यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, लोकल गवर्नमेंट के बारे में बहुत अच्छे से समझने वाले हैं किसमें, सेकंड चैप्टर में। वंस अगेन द वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग बिटवीन सेंट्रल टू स्टेट टू लोकल गवर्नमेंट इज कॉल्ड एज फेडरलिज्म, है ना। यहाँ पर दोस्तों एक इमेज दिया हुआ है आपके बुक में, जिसमें मिस्टर पुतिन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, जो रशियन प्रेसिडेंट है। ये 2005 की बात है ना। और उसी समय ये पूरा न्यूज़ आया था पूरे इंटरनेशनल मार्केट में कि पुतिन साहब अपने पावर को काफ़ी बढ़ा रहे हैं और वहाँ के जो डेमोक्रेसी को और भी ज़्यादा सिटीजन्स के राइट्स को कम कर रहे हैं और अपने पावर को और ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हैं। और उसी समय वहाँ अमेरिकन प्रेसिडेंट बुश साहब रशियन टूर पर गए हुए थे, रशियन विजिट पर थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों जो हैं, पुतिन और बुश, जो रशियन प्रेसिडेंट हैं और अमेरिकन प्रेसिडेंट है, ये डेमोक्रेसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। और डेमोक्रेसी को कंट्रोल लीडर कैसे करता है, अपने पावर को, अपने कंट्रोल को और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाकर। तो यही ये इमेज बता रहा है, जो गलत है, अगेंस्ट दी पावर शेयरिंग है, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। यहाँ पर आज देखिए, रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया। अगर पावर शेयरिंग अच्छे से होता रशिया में, तो पुतिन साहब को इतने बड़े डिसीजन लेने के लिए और भी लोगों से, और भी इंस्टीट्यूशन से, और भी मेंबर से कंसल्ट करना पड़ता। अकेले इतना बड़ा डिसीजन लेना बहुत ही ज़्यादा गलत होता है किसी भी देश के लिए। आज देखिए आप, यूक्रेन जो है वो पूरा बर्बाद हो चुका है ड्यू टू रशिया, है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है अब यहाँ पर आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। क्या है दोस्तों यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर मतलब कि पावर जो है वो हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ये लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को हम क्या कहते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स है ये। ओके, फॉर एग्जांपल लेजिस्लेचर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कानून बना सकता है, एग्जीक्यूटिव उस कानून को इम्प्लीमेंट करेगा, और जुडिशरी कहीं पर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, विवाद होता है, तो उसको सॉल्व करने का काम कौन करेगा, जुडिशरी करता है दोस्तों, है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को ही हम लोग बोलते हैं चेक एंड बैलेंस सिस्टम। क्या बोलते हैं दोस्तों, चेक एंड बैलेंस सिस्टम कहते हैं इसी को, है ना, चेक एंड बैलेंस सिस्टम। अब इसको चेक एंड बैलेंस सिस्टम क्यों कहते हैं, क्योंकि मान लो कि जो लेजिस्लेचर एक ऐसा पावर बना रहा है जो अगेंस्ट दी कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या है दोस्तों, अगेंस्ट दी कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ऐसे पावर को कौन चेक कर सकता है, जुडिशरी चेक कर सकता है। और अगर चेक करने पर यह पता चलता है कि ये जो पावर है ये अगेंस्ट दी कॉन्स्टिट्यूशन है, तो जुडिशरी इसको रिजेक्ट भी कर सकता है, इसको कैंसिल भी कर सकता है दोस्तों। ये पावर जुडिशरी का क्या कहलाता है, जुडिशियल रिव्यू। क्या कहलाता है दोस्तों, जुडिशियल रिव्यू कहलाता है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पूरा कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉल्ड एज चेक एंड बैलेंस सिस्टम। आई होप कि चेक एंड बैलेंस सिस्टम आपको समझ में आया होगा। 2 मिनट के लिए इमेजिन करिए, अगर जुडिशरी इनके द्वारा बनाए हुए लॉ को चेक करने का पावर उनके पास नहीं होता, किनके पास नहीं होता, जुडिशरी के पास नहीं होता,
तो ऐसे में लेजिस्लेचर कोई भी कानून बना सकता था, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल कानून भी बना सकता था, एंटी नेशनल कानून भी बना सकता था, और उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो जुडिशरी चेक कर पा रही है, इसी वजह से पूरे सिस्टम में क्या आ पा रहा है, बैलेंस। कोई भी गलत कानून है उसको कौन रिजेक्ट कर सकता है, जुडिशरी रिजेक्ट कर सकता है दोस्तों। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रिंगिंग बैलेंस इन द पावर। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कोएलिशन गवर्नमेंट। क्या है दोस्तों, कोएलिशन गवर्नमेंट है ना। अब यहां पर आप देखिएगा, देश में जो पावर है वो कभी एक पॉलिटिकल पार्टी के पास होता है तो कभी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के पास होता है। जैसे भारत में 2014 तक कांग्रेस के पास था और 2014 के बाद से बीजेपी के पास है ना। तो कोएलिशन गवर्नमेंट में हम लोग बेसिकली जो पावर होता है वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में शेयर करते हैं। मान लेते हैं कि कोई ऐसा इलेक्शन हुआ जिसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास में मेजोरिटी नहीं है। फॉर एग्जांपल मान लो 100 सीट है और जीतने के लिए आपको चाहिए 51 सीट, मेजोरिटी प्रूफ करने के लिए चाहिए आपको 51 सीट, लेकिन किसी भी पार्टी के पास में वो 51 सीट नहीं है। तो इस केस में क्या करेंगे, दो या दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी आपस में हाथ मिलाकर एक अपना ग्रुप बनाएंगे जिसको हम कहते हैं कोएलिशन, है ना। और जब वो प्रूफ कर लेंगे अपना मेजोरिटी और सरकार बनाएंगे तो इसी को हम कहते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट। इसका मैं एग्जांपल आपको दे देता हूं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं यहाँ पर पार्टी ए है जिसके पास है दोस्तों मान लेते हैं 41 सीट्स, है ना। पार्टी बी है जिसके पास मान लेते हैं दोस्तों है फॉर एग्जांपल 15 सीट्स, है ना। और पार्टी सी है, इनके पास में मान लेते हैं 34 सीट्स है। कितना है, 34। अब जोड़ लीजिए, 100 आ रहा है ना। यस, 41 + 5 इज इक्वल टू 46, 56, तो ये हो जाएगा 44। कितना हो जाएगा ये, 44 सीट्स हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से 44 सीट्स। ओके, तो ये हमने बहुत अच्छे से देख लिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल अगर मान लेते हैं सीट्स है अपने पास में 100। कितना है टोटल सीट्स, 100 सीट है। तो आपको मेजोरिटी के लिए चाहिए, मेजोरिटी के लिए चाहिए आपको 1 सेकेंड ना, मेजोरिटी के लिए चाहिए आपको 51 सीट्स। कितना चाहिए, 51, क्योंकि आप जानते हैं कि मोर देन 50% यू नीड फॉर प्रूविंग द मेजोरिटी, है ना। तो यहाँ पर ये 51 किसी के पास नहीं है। दिस 51 जो यहाँ पर है ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, ये जो दो पार्टीज हैं ये आपस में क्या करेंगी फ्रेंड्स, फ्रेंडशिप करेंगी। और अगर ये दोनों मिल जाती हैं आपस में, ये दोनों भी मिल सकती थी, बी और सी भी मिल सकता था, लेकिन मान लेते हैं कि ए और बी मिल गया तो अब इनके पास में कितना हो गया, 56 हो गया, जो 51 से ज़्यादा है। और इस केस में डेफिनेटली अब ये क्या बना सकती हैं, गवर्नमेंट बना सकती हैं, और इसी को हम कहते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट। ओके, आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। क्या है यहाँ पर, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, है ना। तो जैसे मैं बेल्जियम का आपको केस स्टडी बताया था, तो बेल्जियम में हमने डच और फ्रेंच के बारे में तो बात किया था, लेकिन जर्मन कम्युनिटी कहीं ना कहीं छूट जा रहा था। तो उन जर्मन कम्युनिटी को भी गवर्नमेंट में शामिल करने के लिए वहाँ एक नया सरकार बना जिसको हम कहते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो एजुकेशन, कल्चर, लैंग्वेज से रिलेटेड बातें करती थी, है ना। यस, अब इसी तरीके से हमारे देश में भी एक सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं रिजर्वेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों, रिजर्वेशन, है ना। तो रिजर्वेशन में हम जो डिप्रेस्ड क्लास कम्युनिटीज होता है, जैसे SC ST OBC, उनको कुछ रिजर्वेशन देते हैं ताकि वो भी कहाँ आ सके, मेन स्ट्रीम में आ सके, वो भी गवर्नमेंट में अपने लोगों को रिप्रेजेंट कर सके दोस्तों, है ना। सो रिजर्वेशन इन इंडिया इज एग्जाम्पल ऑफ पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। यस, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है यहाँ पर डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स, है ना। अब देखिए, एक प्रेशर ग्रुप भी होता है, एक इंटरेस्ट ग्रुप भी होता है ना। तो दोनों ही लगभग सेम ही है। प्रेशर ग्रुप इज द पार्ट ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप जो प्रेशर लगाती है सरकार के ऊपर। तो बेसिकली ये जो इंटरेस्ट ग्रुप्स है इनका कोई मोटो नहीं होता कि इलेक्शन हमको लड़ना है, सरकार बनाना है ना, पावर में आना है, ऐसा इनका मोटो नहीं होता। इनके कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट ग्रुप हो सकता है जिसको हम लोग स्टूडेंट्स यूनियन बोलते हैं, लेबर यूनियन बोलते हैं, डॉक्टर्स का ग्रुप होता है, इंजीनियर्स का ग्रुप होता है, फार्मर्स का ग्रुप होता है। तो ये जो ग्रुप है ना, ये मिलकर सरकार के ऊपर प्रेशर बनाते हैं ताकि सरकार इनके लिए बेहतर डिसीजन ले सके दोस्तों, है ना।
तो समय समय पर आपने देखा होगा कि टीचर्स का ग्रुप है, सैलरी नहीं बढ़ रही है, मिलकर प्रोटेस्ट करते हैं, सरकार के ऊपर प्रेशर डालते हैं ताकि उनकी सैलरी बढ़ सके, है ना। तो इस तरीके से इंटरेस्ट ग्रुप भी हमारे देश में पावर शेयर करते हैं, प्रेशर बनाकर सरकार के ऊपर अपने फेवर में पॉलिसीज बनवाकर। ओके, सो इस तरीके से दोस्तों हमने ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग भी बहुत अच्छे से समझ लिया है, देख लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में, इस पार्ट में हमने समझा कि जो दो टाइप्स होते हैं पावर शेयरिंग के, प्रूडेंशियल एंड मोरल, इसमें क्या डिफरेंस होता है, और इसके साथ हमने ये भी समझा कि फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग ये क्या होता है, ये भी हमने बहुत अच्छे से समझ लिया, जिसमें वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग काफी इंपॉर्टेंट है, कोलिजन गवर्नमेंट और डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप, पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा, नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें हम समझेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये जितने भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, इन सभी को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन में इन क्वेश्चंस के आने की बहुत ही ज्यादा संभावना है, प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, और इसके साथ में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे। सो विद दिस नोट वी आर एंडिंग द क्लास। इफ यू लाइक्ड अवर वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, and thank you so much. Bye bye. We'll meet you in the next class. Thank you so much.